नमस्कार विद्यार्थियों, मैं विवेक शर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर सोशियोलॉजी, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं राजकीय महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल पर। आज हम जनजाति की अवधारणा का अध्ययन करेंगे। हम जनजाति का अर्थ एवं परिभाषा तथा जनजाति की विशेषताओं और जाति एवं जनजाति का अध्ययन करेंगे। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं जनजाति की अवधारणा से। भारत एक विशाल देश है जिसमें अनेक विविधताएं हैं। आदिकाल से ही यह विभिन्न धर्मों, मतों, संप्रदायों, संस्कृतियों, प्रजातियों, जातियों और जनजातियों की कर्मभूमि रहा है। इन सभी ने यहाँ की सामाजिक व्यवस्था और संगठन के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और उन्हें एक विशिष्ट स्वरूप प्रदान किया है। जाति प्रथा, जनजाति, ग्राम व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था, आश्रम व्यवस्था, कर्म एवं पुनर्जन्म के सिद्धांत और संस्कार व्यवस्था भारतीय समाज के प्रमुख आधार रहे हैं। अब हम यहाँ जनजाति और अनुसूचित जनजाति की अवधारणा को समझेंगे। पाश्चात्य विद्वानों ने जाने अनजाने में भारतीय जनजातियों के इतिहास पर कोई सामग्री उपलब्ध नहीं कराई, प्राय मौन ही रहे। उन्हें इतिहास विहीन बताकर, समाज बताकर छोटा आंकने का प्रयास किया। इसके अतिरिक्त विदेशी लेखकों ने ऐतिहासिक प्रमाणों के उपलब्ध नहीं होने पर भी जनजातियों को मूढ़ तथा असभ्य कहने की भूल की और उन्हें जड़ समाज के रूप में चित्रित करने का प्रयास किया। अनेक विदेशी लेखकों ने जनजातियों को भूत प्रेत पूजक या प्रमाणित करने का प्रयत्न किया, जबकि ये लोग हिंदू धर्म के मूल रूप के अनुयायी हैं। यहाँ हमारा लक्ष्य जनजाति के संबंध में प्रमाणित जानकारी उपलब्ध कराकर भ्रांतियों को दूर करना रहेगा। अनेक दुर्गम क्षेत्रों में आज भी अनेक ऐसे मानव समूह पाए जाते हैं जो पिछले सैकड़ों वर्षों से संसार की सभ्यता से दूर रहकर अपनी सामाजिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से पहचान बनाए हुए हैं। ये मानव समूह घने जंगलों, ऊंचे पर्वतों, मरुस्थलों एवं पठारी क्षेत्रों में निवास करते हैं। उन क्षेत्रों को सामान्यतः अनुत्पादक माना जाता है। इन मानव समूह का लिखित इतिहास सामान्यतः उपलब्ध नहीं है। ऐसे मानव समूहों को आदिवासी, कबीली, आबादी, आदिमवासी तथा जनजाति जैसे शब्दों से पुकारा गया है। ये शब्द अंग्रेजी भाषा के नेटिव, एबोरिजिनल तथा ट्राइब शब्दों से के ही अनुवाद हैं। इन लोगों को वन्य जाति, वनवासी, गिरिजन आदि नामों से भी संशोधित किया जाता रहा है। इन्हें आदिम या आदिवासी इसलिए कहा जाता है कि ये भारत के प्राचीनतम निवासी माने जाते हैं और संभवतः भारत में द्रविड़ों के आगमन से भी पूर्व यहाँ ही निवास कर रहे थे। बैरियर एल्विन भी इन्हें आदिम जाति के नाम से संबोधित करते हैं। आपने लिखा है कि आदिवासी भारतवर्ष की वास्तविक स्वदेशी उपज हैं, जिनकी उपस्थिति और दावे हजारों वर्ष पुराने हैं। वे सबसे पहले यहाँ आए। आदिवासियों के मसीहा ठक्कर बापा और भारतीय संविधान निर्वाचित सभा के सदस्य जयपाल सिंह ने इन्हें आदिवासी के नाम से संबोधित किया। जनजातियों के नाम के संबंध में श्रीकांत ने बताया है कि जनजातीय भारतवर्ष में विभिन्न समयों में अलग अलग नामों से जानी जाती रही है, यथा आरण्यक, रानी परज तथा आदिवासी। इन सभी शब्दों को की अपनी अपनी कमियां हैं और प्रत्येक शब्द से जनजाति का एक ही पक्ष उजागर होता है। जैसे किसी क्षेत्र के मूल निवासियों के लिए आदिवासी शब्द उपयुक्त है। जनजाति शब्द भी परिवार और पारिवारिक वर्गों के समूह का सूचक है। जनजाति और आदिवासी शब्द एक दूसरे के पर्याय हैं। जनजाति शब्द अंग्रेजी के ट्राइब शब्द का हिंदी अनुवाद है। ट्राइब शब्द लैटिन भाषा के ट्राइब्स शब्द से बना है। पहले रोम में इस शब्द का प्रयोग समाज के विभिन्न भागों के लिए किया जाता था, परंतु बाद में इसका प्रयोग समाज के निर्धन वर्ग के लिए होने लगा। जनजातीय लोग अपेक्षाकृत पृथक एवं अंतर्मुखी समूह है जो उत्पादन एवं उपभोग की दृष्टि से समान है। अन्य लोगों की तुलना में आर्थिक दृष्टि से पिछड़े होने के कारण इनका शोषण होता रहता है। भारत के प्राचीन साहित्य में जनजाति शब्द का उल्लेख तो नहीं मिलता, परंतु इन समूहों को अपने विशिष्ट नामों से ही जाना जाता था, जैसे गोंड, संथाल, भील आदि। भारत के प्राचीन प्रामाणिक साहित्य में दक्षिणी भारत में कुरुम्बा, इरुला एवं पनिया, मध्य भारत में असुर, सावरा, उराव, गोंड, संथाल तथा भील एवं उत्तरी पूर्वी भागों में बोडो, अहोम आदि जनजातियों का उल्लेख मिलता है। आधुनिक भारतीय भाषाओं में इन लोगों को वनवासी, पहाड़ी जनजाति, वन्य जाति या अनुसूचित जनजाति आदि नामों से जाना जाता रहा है। डॉक्टर घुरिये इन्हें भारत के आदिवासी नहीं मानते, वरन इन्हें पिछड़े हिंदू कहते हैं
उन्होंने ऐतिहासिक प्रमाण देकर यह स्पष्ट करने का प्रयास किया है कि अधिकांश जनजातियां हिंदू धर्म को मानती हैं, अतः वे हिंदू समाज के ही अंग हैं। कुछ विद्वान इन्हें भाषा के आधार पर जनजातियां कहते हैं, क्योंकि इनके द्वारा बोली जाने वाली भाषाएं जनजाति भाषा की श्रेणी में आती हैं। चलिए तो अब हम जनजाति के अर्थ एवं उसकी परिभाषा की चर्चा करते हैं। गोत्र का एक विस्तृत स्वरूप जनजाति है। एक खानाबदोश जत्थे, झुंड, गोत्र, भ्रातृदल एवं अर्धांश से अधिक विस्तृत एवं संगठित होती है। जनजाति को परिभाषित करते हुए गिलिन और गिलिन कहते हैं कि स्थानीय आदिम समूहों के किसी भी संग्रह को जो कि एक सामान्य क्षेत्र में रहता है, एक सामान्य भाषा बोलता हो और एक सामान्य संस्कृति का अनुसरण करता हो, एक जनजाति कहते हैं। डॉक्टर रिवर्स के मतानुसार जनजाति एक ऐसा सरल प्रकार का सामाजिक समूह है जिसके सदस्य एक सामान्य भाषा का प्रयोग करते हैं तथा युद्ध आदि सामान्य उद्देश्यों के लिए सम्मिलित रूप से कार्य करते हैं। डॉक्टर मजूमदार, एक जनजाति परिवारों या परिवारों के समूह का संकलन होता है जिसका एक सामान्य नाम होता है, जिसके सदस्य एक निश्चित भूभाग में रहते हैं, समान भाषा बोलते हैं और विवाह, व्यवसाय या उद्योग के विषय में निश्चित निषेधात्मक नियमों का पालन करते हैं और पारस्परिक कर्तव्यों की एक सुव्यवस्थित व्यवस्था को भी मानते हैं। हॉवल का कथन है कि एक जनजाति एक सामाजिक समूह है जो एक विशेष भाषा बोलता है तथा एक विशेष संस्कृति रखता है जो उन्हें दूसरे जनजाति समूह से पृथक करती है। यह अनिवार्य रूप से राजनीतिक संगठन नहीं है। रॉल्फ पिडिंगटन ने जनजाति का अर्थ स्पष्ट करते हुए बताया है कि हम एक जनजाति की व्यक्तियों के एक समूह के रूप में व्याख्या कर सकते हैं जो एक समान भाषा बोलते हैं, समान भूभाग में निवास करते हैं तथा जिसकी संस्कृति में समरूपता पाई जाती हो। उपयुक्त परिभाषाओं से यह स्पष्ट होता है कि एक जनजाति एक ऐसा क्षेत्रीय मानव समूह है जिसकी एक सामान्य संस्कृति, भाषा, राजनीतिक संगठन एवं व्यवसाय होता है तथा जो सामान्य अंतर्विवाही के नियमों का पालन करता है। अब हम अनुसूचित जनजातियों के बारे में चर्चा करेंगे। समाजशास्त्रियों का मानना है कि भारतीय आदिवासियों के लिए उचित संबोधन पिछड़े हुए हिंदू ही है, इन्हीं को जनजाति नाम दिया गया। उनके अनुसार इन्हें तकनीकी दृष्टि से अनुसूचित जनजाति कहा जाना चाहिए। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात अनुसूचित जनजातियों का संरक्षण तथा विकास संविधान का दायित्व समझा गया। इस कार्य हेतु जनजातियों की एक सूची बनाई गई। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 342 के खंड 1 में बताया गया है कि राष्ट्रपति सार्वजनिक सूचना द्वारा जनजातीय समुदायों तथा जनजातीय समुदायों के भीतर समूह की घोषणा करेंगे। इस सूचना में जिन जनजातीय समुदायों तथा जनजातियों के भीतरी समूह को सम्मिलित किया जाएगा वे सब अनुसूचित जनजाति कहलाएंगे। जनजातियों की सूची के समय समय पर राष्ट्रपति द्वारा नाम बढ़ाए जा सकते हैं। पिछले 59 वर्षों में अनुसूचित जनजाति की सूची में पूर्व में सम्मिलित नहीं की गई अनेक नवीन जनजातियों को शामिल किया गया। स्पष्ट है कि अनुसूचित जनजाति की संख्या अधिसूचना के द्वारा बढ़ाई और घटाई जा सकती है। 1950 में इस सूची में जनजातियों की संख्या 212 थी, 71 में 427 और वर्तमान में 560 है। संविधान में जनजातियों की कोई परिभाषा नहीं है। प्रशासनिक दृष्टि से जिन जनजातियों के नामों का संविधान में उल्लेख है वे अनुसूचित जनजातियां कहलाती हैं। अनुसूचित जनजातियों की सूची में अनुसूचित जनजातियों की संख्या में समय समय पर होने वाली वृद्धि के दो कारण हैं। कोई नई जनजाति को जनजातियों के रूप में मान्यता प्राप्त हो जाना, जनजातियों के भेदों या उपभेदों को जनजातियों का दर्जा मिल जाना। निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं कि भारतीय संविधान में उन वर्गों जो कि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं के उत्थान और कल्याण के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। इसी आशय से जिन जनजातियों के नाम संविधान की अनुसूची में सम्मिलित किए गए हैं उन सभी को अनुसूचित जनजाति के नाम से पुकारा जाता है। स्पष्ट है कि जनजातियों और अनुसूचित जनजातियों में मुख्य अंतर यही है कि जनजातियों के अंतर्गत देश में पाई जाने वाली सभी जनजातियां आ जाती हैं, जबकि अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत केवल वे जनजातियां आती हैं जिनको संविधान में सम्मिलित किया गया है या जिनको सम्मिलित किए जाने की राष्ट्रपति ने समय समय पर स्वीकृति दी है। अब हम जनजातीय समाज की विशेषताओं या उनके लक्षणों पर चर्चा करेंगे।
जनजातीय समाज सरल समाजों की श्रेणी में आते हैं, अतः इनमें वे सभी विशेषताएं पाई जाती हैं जो एक सरल समाज में पाई जाती हैं। जनजातीय समाज कम विभेदीकृत होते हैं। इनमें परंपरा एवं रूढ़िवादिता का बोलबाला होता है तथा धर्म की प्रधानता होती है। आकार की दृष्टि में ये सब छोटे होते हैं, जिनमें व्यक्तिगत संबंधों की प्रधानता होती है। ये समष्टिवादी होते हैं। इनमें गतिशीलता का अभाव पाया जाता है तथा विभिन्नता के स्थान पर समानताएं अधिक पाई जाती हैं। इनमें प्राथमिक समूहों की प्रधानता होती है। सामाजिक नियंत्रण के लिए अनौपचारिक साधन जैसे कि प्रथा, परंपरा, जनरीति, नैतिकता तथा धर्म का प्रयोग अधिक प्रचलित होता है। अब हम उन विशेषताओं को इनकी जो जनजाति की विशेषताओं को निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत समझने का प्रयास करेंगे। सामान्य भूभाग। एक जनजाति एक निश्चित भूभाग में निवास करती है। इसके परिणाम स्वरूप उसका उस भूभाग से लगाव एवं उसके सदस्यों में दृढ़ सामुदायिक भावना का विकास हो जाता है। सामान्य भूभाग में रहने के कारण ही उनमें सामान्य जीवन की अन्य विशेषताएं विकसित हो जाती हैं, किंतु डॉक्टर रिवर्स जनजाति के लिए एक निश्चित भूभाग को आवश्यक नहीं मानते हैं। सामान्य भाषा। एक जनजाति के लोग अपने विचारों का आदान प्रदान करने के लिए एक सामान्य भाषा का प्रयोग करते हैं। भाषा के माध्यम से ही वह अपनी संस्कृति का हस्तांतरण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को करती है, किंतु सभ्यता के संपर्क के कारण कई जनजातियां द्विभाषी हो गई हैं। विस्तृत आकार। एक जनजाति में कई परिवारों का संकलन होता है। इसमें कई वंश, समूह एवं गोत्र तथा भ्रातृदल होते हैं। यही कारण है कि इसकी सदस्य संख्या अन्य क्षेत्रीय समुदायों से अधिक होती है। अंतर्विवाह। एक जनजाति के सदस्य अपनी ही जनजाति में विवाह करते हैं। एक नाम। प्रत्येक जनजाति का कोई नाम अवश्य होता है जिसके द्वारा उसकी पहचान की जाती है। इसके सदस्य अपना परिचय जनजाति के नाम के आधार पर ही देते हैं। सामान्य संस्कृति। एक जनजाति के सभी सदस्यों की सामान्य संस्कृति होती है। उनके रीति रिवाजों, प्रथाओं, लोकाचारों, नियमों, कला, धर्म, जादू, संगीत, नृत्य, खान पान, भाषा, रहन सहन, विचारों, विश्वासों, मूल्यों आदि में समानता पाई जाती है। आर्थिक आत्मनिर्भरता। एक जनजाति अपनी सभी आर्थिक आवश्यकताओं को स्वयं ही पूरा कर लेने में सक्षम होती है। शिकार, फल फूल एकत्रित करने, पशुचारण, कृषि एवं गृह उद्योग आदि के द्वारा अपनी आवश्यकताओं की वस्तुएं जनजाति के सदस्य स्वयं ही जुटा लेते हैं। यद्यपि कभी कभी वह अपने पड़ोसी समाजों से भी विनिमय करते हैं। राजनीतिक संगठन। एक जनजाति का अपना एक निजी राजनीतिक संगठन होता है। इसमें अधिकांशतः एक वंशानुगत मुखिया होता है जो परंपराओं का पालन कराने, नियंत्रण बनाए रखने एवं नियमों का उल्लंघन करने वालों के लिए दंड की व्यवस्था करता है। कहीं कहीं मुखिया की सहायता के लिए वयोवृद्ध लोगों की एक परिषद भी होती है। कुछ विद्वानों ने राजनीतिक संगठन को जनजाति के लिए आवश्यक नहीं माना है। सामान्य निषेध। एक जनजाति खानपान, विवाह, परिवार, व्यवसाय, धर्म आदि से संबंधित समान निषेधों का पालन करती है। हम की भावना। एक भूभाग में निवास करने के कारण एक जनजाति के सदस्यों में सामुदायिक भावना या हम की भावना पाई जाती है। इसी भावना के कारण वे परस्पर सहयोग एवं सहायता प्रदान करते हैं और संकट के समय एकता का प्रदर्शन करते हैं। नातेदारी का महत्व। जनजाति में नातेदारी का महत्व दिया जाता है। जनजाति लोग अपने राजनीतिक, आर्थिक एवं सामाजिक संबंध अपने नातेदारों तक ही सीमित रखते हैं। उनके कानून एवं प्रथाओं का पालन भी नातेदारी तक ही सीमित होता है। कई बार तो नातेदारी का विस्तार संपूर्ण जनजाति तक होता है। धर्म। प्रत्येक जनजाति का अपना एक विशिष्ट धर्म भी होता है। इनके धर्म में प्रकृति पूजा, आत्मवाद, जीव सत्तावाद और मानववाद की प्रधानता होती है। ये लोग अनेक अवसरों पर कई जादुई क्रियाएं करते हैं। सामान्य पूर्वज। कई जनजातियां अपनी उत्पत्ति किसी एक ही पूर्वज, सामान्य पूर्वज से मानती हैं। एक पूर्वज काल्पनिक या वास्तविक भी हो सकते हैं। जाति एवं जनजाति। हम यहाँ पर जाति एवं जनजाति में जो अंतर है उनकी चर्चा करेंगे। कई बार जाति एवं जनजाति शब्दों का प्रयोग
समान अर्थों में किया जाता है, जबकि ये दोनों भिन्न अवधारणाएं हैं। यद्यपि इन दोनों में कुछ समानताएं हैं, जैसे कि कुछ जातियां ऐसी होती हैं जो जनजातियों की भांति ही एक निश्चित क्षेत्र में निवास करती हैं और एक निश्चित भाषा का प्रयोग करती हैं, फिर भी इन दोनों में अंतर होता है। क्या अंतर होता है, हम उसकी चर्चा करते हैं। जनजाति एक ऐसा सामाजिक समूह है जो एक निश्चित भूभाग पर बसा होता है, जबकि जाति का कोई निश्चित भूभाग नहीं होता। जाति मुख्यतया जन्म पर आधार पर विकसित होती है, जबकि जनजाति एक निश्चित भूभाग में निवास करने के कारण प्रत्येक जाति का एक निश्चित परंपरागत व्यवसाय होता है, किंतु किसी जनजाति का कोई भी एक निश्चित व्यवसाय नहीं होता और न ही इसके सदस्यों पर व्यवसाय संबंधी कोई नियंत्रण या पाबंदी होती है। जनजाति अपनी उत्पत्ति किसी काल्पनिक पूर्वज से मानती है, जबकि जातियों में ऐसा नहीं होता। प्रत्येक जनजाति का एक राजनीतिक संगठन होता है, जबकि जाति में जाति पंचायतें होते हुए भी जनजातियों की भांति उनका राजनीतिक संगठन नहीं होता। एक जनजाति में कोई उपजनजाति नहीं होती, जबकि एक जाति में कई उपजातियां होती हैं। जाति में अंतर्विवाह के कठोर नियम पाए जाते हैं, जबकि जनजाति में ये नियम लचीले होते हैं। एक जनजाति में ऊंच नीच की भावना एवं अस्पृश्यता देखी जाती है, जबकि जाति व्यवस्था में समस्तरण व अस्पृश्यता की भावना पाई जाती है। जनजातियों में गोत्र के नाम टोटम, पशु, पेड़ पौधे आदि के आधार पर होते हैं, जबकि जाति के गोत्र के नाम ऋषियों के नाम के आधार पर होते हैं। जनजातियों के अपने अपने टोटम होते हैं जिनको ये पवित्र मानते हैं और जिसकी आध्यात्मिक शक्ति में ये विश्वास करते हैं। जातियों में टोटम जैसी किसी शक्ति में विश्वास नहीं किया जाता। जनजातियां आत्मनिर्भर होती हैं, किंतु जाति नहीं। कई जातियां मिलकर ही संपूर्ण समाज व्यवस्था का निर्माण करती हैं, जबकि एक जनजाति अपने आप में ही पूर्ण इकाई एवं व्यवस्था होती है। बैली की यह मान्यता है कि जनजातियों को एक ऐसे सतत सेतु की तरह माना जाना चाहिए जिसके एक ओर जनजातियां तो दूसरी ओर जातियां हैं। जनजातियों की संरचना पृथक्कृत तथा समतावादी है, जबकि जातियों की जैविक एकात्मवादी वाली संरचना की तरह अन्योन्याश्रित। सिन्हा ने भी जाति और जनजाति को सतत सेतु के रूप में देखा है। तो आज हमने जनजाति, अनुसूचित जनजाति, जनजातीय समाज की विशेषताओं, जनजाति और जाति में अंतर को पढ़ा। आप अभ्यास प्रश्न के रूप में अनुसूचित जनजाति किसे कहते हैं, जाति एवं जनजाति में अंतर को स्पष्ट करेंगे। धन्यवाद।